स्वागत है दोस्तों आपका बियॉन्ड सिनेमा के एक और वीडियो में, जहां पर आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसे एक बार देखने से तो ये आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। जिसे देखने के बाद आपके दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स पैदा होंगे, आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आपका इंसानियत से तक विश्वास उड़ जाएगा और यही नहीं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने का थॉट भी आएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जैरेड लेटो की 2009 में आई मिस्टर नोबडी के बारे में। मिस्टर नोबडी एक साइंस फिक्शन ड्रामा जॉनरा की मूवी है। इस मूवी का IMDb रेटिंग 7.5 की है और वही गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 87% की रेटिंग दी है। ऑलरेडी इस मूवी का प्लॉट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम इसके कास्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो आप बाद में गूगल पर सर्च करके देख लेना। इस मूवी को देखने के बाद 100% आपका दिमाग का बोझला हो जाएगा। एक बार मैंने इस मूवी को मेरे एक दोस्त को रिकमेंड किया था, तब से वो मुझसे बात नहीं करता। तो यार अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जहाँ पर आपको पूरा दिमाग लगाना पड़े तो ये मूवी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। मजाक से हटकर अगर बात करूँ तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये मूवी अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा आगे भी है। इस मूवी को समझने के बाद आपको ऐसा फील होगा मानो जैसे आपने ब्रह्मांड के सारे राज खोल दिए हो। लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैं हूँ ना। और अब बात करेंगे इस मूवी की कहानी की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मिस्टर नोबडी नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को यही छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे हम इस मूवी से जुड़े स्पॉयलर्स की एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। और मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो इस कहानी के शुरू होने से पहले हमें एक पिजन एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कबूतर को एक बॉक्स में रखा जाता है और उसके सामने एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर लगे हुए बटन को दबाने के बाद उस बॉक्स का एक छोटा सा हिस्सा खुल जाता है और उसके बाहर रखे हुए दाने कबूतर को खाने को मिलते हैं। कबूतर इस बात को बहुत ही जल्दी सीख जाता है, मगर कुछ समय बाद वही बॉक्स का ढक्कन ऑटोमेटिक 20 सेकंड के फिक्स टाइमर से खुलता और बंद होता है और बेचारे कबूतर को आश्चर्य होता है और वो सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्या किया कि उसे ये सब मिल रहा है। मानो अगर बॉक्स के ढक्कन खुलते टाइम अगर कबूतर अपना पंख फड़फड़ाता है तो उसे लगता है कि उसके ऐसा करने की वजह से ही ढक्कन खुल रहा है और फिर वो बस पंख फड़फड़ाता ही रहता है और इसी चीज़ को हम पिजन सुपरस्टिशन कहते हैं। मैंने ये छोटी सी बात इसीलिए एक्सप्लेन की है क्योंकि इस कहानी का कंक्लूजन समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। कहानी में आगे हम एक आदमी को किसी मॉर्चुरी में मरा हुआ देखते हैं और हमें वही कबूतर वाली लाइन सुनाई देती है, व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दिस। अगले सिनारियो में हम उसी आदमी को एक कार एक्सीडेंट में पानी में डूबता हुआ देखते हैं। फिर से सिनारियो बदलता है और हम उसी सेम आदमी को एक बाथटब में देखते हैं जहाँ पर एक अनजान आदमी गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। फिर से सीन बदलता है और हम उसी आदमी को अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप में देखते हैं जहाँ पर उस स्पेसशिप के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है और वो स्पेसशिप तबाह हो जाती है। इन सीन्स को समझने के बाद हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब एक ही आदमी की अलग अलग अल्टरनेट रियलिटीज़ हैं जिनमें वो आदमी अलग अलग वजहों से मरता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम एक बुढ़े आदमी को किसी फ्यूचरिस्टिक हॉस्पिटल में एक साइकियाट्रिस्ट के साथ देखते हैं। वो साइकियाट्रिस्ट उस बुढ़े आदमी से उसका नाम और उसकी उम्र के बारे में कुछ सवाल पूछता है। हम देखते हैं कि अब उस बुढ़े आदमी की याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है और उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता। उस पर वो बुढ़ा आदमी जवाब देता है कि उसका नाम नोबडी है, नीमो नोबडी, और वो 34 साल का है। उसका जन्म 9 फरवरी 1975 को हुआ था। यह बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने आप को एक बार शीशे में देखने को कहता है और आईने में खुद को देखने के बाद नीमो आईने की तरफ नहीं देखना चाहता। आगे डॉक्टर नीमो से पूछता है कि ये कौन सा साल चल रहा है। उस पर नीमो बताता है कि ये 2009 है और वापस दोहराता है कि वो 34 साल का है और उसका जन्म 9 फरवरी 1975 को हुआ था। यह बात सुनकर वो डॉक्टर नीमो को आज का अखबार दिखाता है, जिसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये साल 2092 है और आज के दिन वो 118 साल का हो गया है। और यही नहीं तो अब इस दुनिया में वो अकेला ही मॉर्टल इंसान बचा है। लेकिन ये बात जानने के बाद भी नीमो उस सच्चाई को मानने से इनकार करता है और चीखते हुए कहता है कि वो 34 साल का है और उसे नींद से जागना है। ये वही आदमी है जिसे हमने शुरुआत में अलग अलग तरह से मरते हुए देखा था, जो कि कोई डरावना सपना देखकर घबराहट के मारे नींद से उठता है। नींद से उठने के बाद वो खिड़की का पर्दा खोलने की कोशिश करता है, मगर तभी उसकी वाइफ एलिस उसे रोकती है और कहती है कि नीमो, सूरज की किरणों से मेरी आंखों में तकलीफ होती है। इसका मतलब ये है कि ये आदमी फ्यूचर वाले बुढ़े नीमो का ही पास्ट वाला वर्जन है। आगे नीमो उसके दिन की शुरुआत करता है और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए ले जाने वाला होता है। तभी उसके घर एक पोस्ट कार्ड आता है। वो खिड़की से घर के बाहर झांकता है तो उसे वो पोस्टमैन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देता है। नीमो इस पोस्ट कार्ड को खोल के देखता है तो उसमें उसे उसकी तस्वीर किसी दूसरी फैमिली के साथ दिखाई देती है। नीमो उसके बेटे को पॉल कह के पुकारता है और उसे शोर कम करने के लिए कहता है। तभी उसका बेटा उसे जवाब देता है कि उसका नाम पॉल नहीं है। यहाँ पर हमें नीमो खुद कंफ्यूज नजर आता है और फिर सीन बदल जाता है और हम यहाँ पर नीमो को उस तस्वीर वाली फैमिली के साथ देखते हैं जहाँ पर एक बच्चा नीमो को डैडी बुला रहा होता है और वो नीमो को नींद से उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो उस बच्चे को पॉल कहकर पुकारती है और उसे अपने डैडी को सोने देने के लिए कहती है।
नीमो काफ़ी थका हुआ होता है और बहुत कंफ्यूज भी होता है और वो उस लड़की को इलिस बुलाता है। तभी वो लड़की नीमो को बताती है कि उसका नाम जीन है और पूछती है कि ये इलिस कौन है। इस पर नीमो जवाब देता है कि वो किसी इलिस को नहीं जानता। जिन को भी नीमो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ नजर आता है, इसीलिए वो नीमो को वहीं पर आराम करने की सलाह देती है और कहती है कि सूरज की रोशनी से उसकी आंखों में तकलीफ होती है, इसीलिए वो घर में जा रही है। यह बात सुनकर नीमो चौंक जाता है क्योंकि उसने यही सेम लाइंस इलिस के मुंह से भी सुनी थी। नीमो टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है जहाँ पर किसी एक्सीडेंट की न्यूज़ चल रही होती है। अगले सीन में हम नीमो को उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर देखते हैं जहाँ पर नीमो इलिस के साथ अपनी कार में होता है। नीमो और इलिस की अभी अभी शादी हुई होती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके गाड़ी के सामने खड़े ऑयल टैंकर में आग लग जाती है और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ये नीमो है कौन, मगर आपको यहाँ तक कुछ भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कहानी में इस पॉइंट पर अपना हीरो नीमो खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है और आखिर इस कहानी में चल क्या रहा है ये जानने के लिए कहानी को आगे समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वाले सीन में हम फिर से बुढ़े नीमो को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर एक टीवी एंकर नीमो के ऊपर द लास्ट मॉर्टल नाम से एक शो चला रहा होता है। उस एंकर से हमें ये पता चलता है कि सन 2092 में दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। इस दुनिया में मेडिकल साइंस ने अमर होने का तरीका तक ढूंढ लिया है, जिसकी मदद से इस दुनिया में अब कोई भी इंसान मरता नहीं है। सभी लोग अब इमॉर्टल बन गए हैं सिवाय नीमो नोबडी के। नीमो 117 बरस का हो गया है और वो इस दुनिया का आखिरी मॉर्टल इंसान बचा है जो बुढ़ापे से मरने वाला है। आगे टीवी एंकर डॉक्टर से नीमो के बारे में पूछता है तो उस पर डॉक्टर जवाब देता है कि उन्हें नीमो के बारे में कुछ भी नेशनल रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं और यही नहीं तो नीमो खुद अपने बारे में नहीं जानता। उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। आगे हम देखते हैं कि नीमो की मेमोरी वापस लाने के लिए डॉक्टर एक पुरानी हिप्नोटाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से नीमो की मेमोरी मर्ज होने लगती है और अब वो ऐसी दुनिया में होता है जहाँ पर सारी चीज़ों पर प्राइस टैक्स लगे हुए होते हैं। नीमो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे आसमान में स्लीप मैसेज लिखा हुआ मिलता है और इसी के साथ बुढ़ा नीमो गहरी नींद में चला जाता है और उसे अपने बारे में सब कुछ याद आने लगता है। अब आगे कहानी को एक छोटा बच्चा नैरेट करता है जो बताता है कि वो बहुत समय पहले तक याद कर सकता है। उसे अपने जन्म के पहले की कहानी भी पता है। वो बताता है कि हमारे जन्म से पहले हम सब एक जगह पर हमारे पैदा होने का इंतज़ार करते हैं और उस समय हमें सब कुछ पता होता है, सब कुछ जो आगे होने वाला है। मगर जब हमारे पैदा होने की बारी आती है तब गुमनामी की परियां आकर हमारे मुंह पर एक उंगली रखती हैं जिसकी वजह से हमारे अपर लिप्स पर एक मार्क आता है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन किसी वजह से वो परी नीमो को मिस कर जाती है और फिर हमें एक डैडी और मम्मी को ढूंढना होता है। नीमो बताता है कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता और आखिरकार वो इस कपल को चुनता है क्योंकि उसके हिसाब से उस औरत की खुशबू अच्छी थी और वो आदमी उन दोनों के मिलने की कहानी बताता है। ये कहानी बताते वक्त वो आदमी बटरफ्लाई इफेक्ट का जिक्र करता है। अब बटरफ्लाई इफेक्ट एक ऐसी थ्योरी है जिसके मुताबिक सारा यूनिवर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इस थ्योरी के अनुसार हमारे किसी छोटे से एक्शन का हमारे फ्यूचर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इसी तरह एक दिन जब वो आदमी रास्ते पर चल रहा होता है तभी उसके पैर के नीचे एक पेड़ का पत्ता आ जाता है जिसकी वजह से वो फिसल कर नीचे गिर जाता है और वो लड़की उसकी मदद करने के लिए उसके पास आती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो इस केस में पेड़ के पत्ते का झड़ना उनके प्यार का कारण बन जाता है। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। फिर उन दोनों को एक बच्चा हो जाता है जिसका नाम वो नीमो रखते हैं। छोटा नीमो बहुत क्यूरियस होता है, इसलिए वो आगे कहता है कि वो खुद के हाथ देख सकता है मगर अपने आप को नहीं। तो क्या वो सच में एग्जिस्ट भी करता है? आगे वो अपनी माँ से पूछता है कि हम पास्ट को याद कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर को नहीं। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अगले सीन में एक पत्रकार बुढ़े नीमो का इंटरव्यू लेने के लिए हॉस्पिटल में घुस जाता है। नीमो उससे कहता है कि उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि वो मिस्टर नोबडी है जो एग्जिस्ट भी नहीं करता। फिर भी पत्रकार उससे पूछता है कि क्या आपको याद है कि ये दुनिया इमॉर्टल होने से पहले कैसी थी? उस पर नीमो बताता है कि तब यहाँ पर गाड़ियाँ थी जिसकी वजह से प्रदूषण होता था। हम सिगरेट पीते थे, हम मटन खाते थे, हम वो सब कुछ करते थे जो इस बेकार जगह पर नहीं कर सकते और वो समय बहुत ही खूबसूरत भी था। आगे पत्रकार नीमो को उस वक्त की सेक्स लाइफ के बारे में पूछता है तो उस पर नीमो हंसते हुए जवाब देता है कि हमने बहुत मज़े किए, सभी लोग मज़े करते थे, हम प्यार में गिरे। ये कहकर बुढ़ा नीमो यादों में खो जाता है और हम 34 साल के नीमो को देखते हैं जो एक साइंस फिक्शन टेलीविज़न शो का एंकर होता है और वो यहाँ पर रियलिटी और इल्यूजन के बारे में बात कर रहा है। आगे फिर से छोटा नीमो कहानी को नरेट करता है और बताता है कि अगर हम स्मैश पोटैटो में सॉस मिक्स करेंगे तो हम उन्हें कभी अलग नहीं कर सकते। उसी तरह जैसे उसके पापा की सिगरेट से जो धुआं निकलता है वो वापस सिगरेट में नहीं जाता। टाइम हमेशा आगे बढ़ता है और हम समय में कभी पीछे नहीं जा सकते। इन्हीं सभी वजहों से किसी भी चीज़ का चुनाव करना बहुत ही मुश्किल है और तुम्हें सही निर्णय लेना ही होगा। आगे हम नीमो की 3 स्कूल फ्रेंड्स देखते हैं जिनका नाम होता है एना, एलिस और जीन। और फिर फ्यूचर में हम इन तीनों की भी शादी नीमो के साथ होते हुए देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा और आपके लिए कहानी को थोड़ा सा आसान बना देता हूँ।
आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में नीमो इन तीनों से भी एक साथ शादी करता है? तो इसका जवाब है नहीं। ये तीनों भी बस पॉसिबिलिटीज हैं। नीमो की शादी इन तीनों लड़कियों में से किसी एक से हो सकती है और उसे इन तीनों में से किसी एक को चुनना है। इस मूवी के कहानी के अनुसार, क्योंकि उसने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया है कि वो किससे शादी करेगा, इसलिए ये तीनों भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है और यही हमें इस सीन में दिखाया गया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि छोटे नीमो को नींद में एक विजन आता है जिसमें उसके डैडी की कार का एक्सीडेंट होता है और नीमो अपनी पैंट गीली कर देता है। अब यहाँ पर नीमो के अनुसार वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है क्योंकि गुमनामी की परियां उसके मुंह पर उंगली रखना भूल गई थी। और बटरफ्लाई इफेक्ट की थ्योरी के अनुसार नीमो के डैडी गाड़ी चलाते वक्त जॉकी वाफल्स खा रहे होते हैं और क्योंकि वाफल बनाने वाले आदमी की गलती की वजह से उस वाफल्स में अंडे का छिलका चला जाता है और वही वाफल्स खाते टाइम नीमो के डैडी के मुंह में वो छिलका फंस जाता है, जिसकी वजह से नीमो के डैडी वो छिलका निकालने के लिए अपने कार से उतर जाते हैं और अपनी कार को हैंड ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार सामने से जा रही एक औरत पर चढ़ जाती है। इस घटना की वजह से नीमो के पापा को भारी सदमा लगता है। नीमो अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है कि वह फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, मगर उसकी माँ उसे देजावू बताकर उसकी बात को टाल देती है। उसके बाद हम नीमो को स्कूल में स्विमिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे एना से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। वो एना की तरह तैरने की कोशिश करता है मगर वो पूल में डूबने लगता है और उसका स्विमिंग इंस्ट्रक्टर उसे बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुढ़ा नीमो उस पत्रकार को अपनी कहानी बताते बताते सो जाता है। उसके बाद 2092 वाला टीवी एंकर नीमो को नेचुरली मरने देना चाहिए या फिर आर्टिफिशियली उसे जीवित रखना चाहिए, इस पर लोगों से वोटिंग करवाता है। अगले सीन में कहानी फिर से छोटे नीमो पर वापस आती है। एक दिन जब नीमो स्कूल से घर जा रहा होता है तभी उसके घर के पास वाले जंगल में वो अपनी माँ को किसी दूसरे आदमी के साथ अनैतिक संबंध बनाते हुए देख लेता है। आगे नीमो उस आदमी का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी उसका पड़ोसी एना का बाप है। ये देखकर उसे तकलीफ होती है और वो वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि नीमो के माँ बाप में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और बात उन दोनों के डिवोर्स तक पहुँचती है। अगले सीन में हम नीमो को उसके माँ और बाप के साथ रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ पर अब नीमो को उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला करना होता है। या तो वो अपने पापा के साथ रुक सकता है या फिर उसे अपनी माँ के साथ जाना होगा। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है। नीमो की माँ ट्रेन पर चढ़ जाती है। जैसे ही ट्रेन वहाँ से निकलने लगती है, नीमो की माँ ट्रेन के दरवाजे में आकर नीमो के लिए चिल्लाने लगती है। नीमो ट्रेन की ओर भागने लगता है और हम यहाँ पर चांस लिखा हुआ देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि नीमो या तो उसके बाप के साथ रह सकता है या फिर अपने माँ के साथ जा सकता है। अगर उसने अपनी माँ के साथ जाना चूज़ किया तो उसकी लाइफ कुछ और होगी, और अगर वो अपने बाप के साथ रहता है तो उसकी लाइफ बहुत ही अलग होगी। और जब तक वो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से किसी एक को नहीं चुनता तब तक ये दोनों ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं और यही दोनों पॉसिबिलिटीज़ आगे हमें इस मूवी में दिखाई गई है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, अगर नीमो ट्रेन के पीछे भागते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है तो वो अपनी माँ के साथ चला जाता है। आगे हम नीमो को उसके माँ के साथ रहते हुए देखते हैं। अब नीमो बड़ा हो गया है मगर वो यहाँ पर बहुत अकेला महसूस करता है और ज़्यादा खुश नहीं रहता। एक दिन नीमो की माँ उसके घर उनके बॉयफ्रेंड को डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन नीमो को उस आदमी से नफरत होती है क्योंकि उसकी वजह से उसके माँ बाप का डिवोर्स हुआ होता है। खाना खाते समय नीमो उस आदमी की मौत को प्रेडिक्ट करता है और बताने लगता है। यह बात सुनकर नीमो की माँ उस पर चिढ़ जाती है। उसके बाद नीमो दुखी होकर खिड़की के पास बैठ जाता है और उसकी माँ उसे दुखी होकर कहती है कि अगर तुम चाहते तो अपने पापा के साथ भी रह सकते थे। अगले दिन नीमो के क्लास में एक नई लड़की आती है जिसका नाम एना होता है। एना नीमो की स्कूल फ्रेंड होती है, इसलिए नीमो को देखकर वो मुस्कुराती है। उसके बाद हम नीमो को बीच पर देखते हैं जहाँ पर एना नीमो को उसके दोस्तों के साथ तैरने के लिए पूछती है, मगर नीमो कहता है कि वो सब बेवकूफ़ है और वो बेवकूफ़ों के साथ नहीं तैरता। ये सुनकर एना गुस्से से वहाँ से चली जाती है और फिर एक दिन 34 साल का नीमो इस बात को रिग्रेट करता है। एक दिन उससे रेलवे स्टेशन पर एना अपने बच्चों के साथ मिलती है। क्योंकि नीमो एना से प्यार करता था, उसे उस दिन का रिग्रेट होता है और वो सोचता है कि अगर उस दिन वो एना से कुछ और कहता तो शायद आज वो दोनों एक साथ होते। और फिर से हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एना नीमो को साथ में तैरने के लिए बुलाती है। इस बार नीमो एना को सच बताता है कि उसे तैरना नहीं आता और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद नीमो की माँ उनके घर पर अपने बॉयफ्रेंड हैरी और उसकी बेटी को नीमो से मिलाती है। एना हैरी की बेटी होती है, जिसकी वजह से उनसे मिलकर नीमो खुश हो जाता है। एना और नीमो एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 2, नीमो ट्रेन के पीछे भागता है। उसके पापा उसे आवाज़ देते हैं और वो पीछे मुड़कर देखता है, जिसकी वजह से उसका शू लेस फट जाता है क्योंकि शू बनाने वाले ने सस्ती क्वालिटी के लेस इस्तेमाल की और इस वजह से नीमो भागते भागते गिर जाता है और उसे अपने पापा के साथ रहना पड़ता है। आगे हम 15 साल की नीमो को उसके पापा के साथ देखते हैं। नीमो के पापा व्हील चेयर पर है और उन्हें डिमेंशिया भी है, जिसके कारण वो नीमो को भी ठीक से नहीं पहचानते। नीमो स्कूल के बाद एक शॉप पर काम भी करता है और अपने पापा का ख्याल रखता है। नीमो उसके पापा को बताता है कि जितना उसे मिला है उसी में वो बहुत ज़्यादा खुश है। अगले सीन में हम नीमो को एक बाइक पर तेज चिल्लाते हुए देखते हैं, जिसे हमें पता लगता है कि वो इस लाइफ से संतुष्ट नहीं है। आगे हम देखते हैं कि नीमो एक साइंस फिक्शन नॉवेल भी लिख रहा होता है जिसमें वो एक मार्स पर जाने वाले स्पेसशिप पर ट्रैवल कर रहा होता है। अगले सीन में हम नीमो को एक पब में देखते हैं जहाँ पर उसे एक लड़की रोते हुए दिखाई देती है। वही लड़की नीमो के पास आती है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहती है। नीमो उस लड़की से पूछता है कि वो उसे कैसे जानती है।
इस पर वो लड़की जवाब देती है कि उसका नाम इलिस है और वो दोनों बचपन में एक ही क्लास में पढ़ते थे। आगे नीमो इलिस का पीछा करता है। इलिस उसे कुछ बोलने के लिए कहती है। इस पर नीमो मार्स ग्रेविटी के बारे में बताने लगता है। इलिस इसे सुनकर मुस्कुराती है और नीमो से प्रॉमिस लेती है कि जब भी वो मर जाएगी तभी उसकी राख नीमो मार्स पर छोड़ देगा। नीमो इलिस को किस करना चाहता है, लेकिन इलिस उसे रोकती है और रोते हुए कहती है कि वो अच्छी औरत नहीं है। फिर भी नीमो उसे किस करता है और फिर इलिस वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम 34 साल के नीमो को एक स्टूडियो में देखते हैं जहाँ पर वो प्यार के साइंस को समझा रहा होता है। आगे हमें पता चलता है कि ये नीमो किसी टीवी शो का होस्ट है। वो एना का पति है और वो जब स्टूडियो से घर वापस जा रहा होता है तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पानी में डूबकर मर जाता है। अगले सीन में हम फिर से 15 साल के नीमो को देखते हैं जो अपने माँ के साथ रह रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नीमो उसकी दोस्त और सौतीली बहन एना से बेइंतहा मोहब्बत करता है। फिर से सीन बदलता है और हम उस 15 साल के नीमो को देखते हैं जिसने अपने पापा के साथ रहने का फैसला किया था। ये वाला नीमो इलिस से मिलने के लिए जाता है क्योंकि कल रात उसने इलिस को किस किया था, मगर इलिस के घर जाने के बाद वो इलिस को किसी और लड़के के साथ देखता है और ये देखने के बाद नीमो गुस्से में वहाँ से अपनी बाइक पर चला जाता है। नीमो गुस्से में आकर अपनी बाइक बहुत ही तेज़ी से चलाता है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। नीमो को उसके इस डिसीजन का अफसोस होता है और वो इस डिसीजन को बदलना चाहता है और फिर से उस समय पर चला जाता है जहाँ पर वो इलिस के घर के सामने खड़ा होता है। अब यहाँ पर शायद आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या नीमो टाइम ट्रैवल कर सकता है, अगर नहीं तो वो फिर से उस टाइमलाइन में कैसे पहुंचा। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि ये सब जो आप देख रहे हो वो बस पॉसिबिलिटीज़ है जो 9 साल का नीमो ट्रेन के पीछे भागते समय देख रहा है। जैसे इंसेप्शन में सपने के अंदर सपना होता है, बस उसी तरह यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि 9 साल का नीमो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है तो वो इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को ट्रेन के पीछे भागते समय एनालाइज कर रहा है और अंत में वो उस पॉसिबिलिटी को चूज़ करेगा जो उसके लिए ऑप्टिमम हो। खैर फिर से अपनी कहानी पर वापस आते हैं। 15 साल का नीमो इस बार इलिस के घर से भागता नहीं है और वो इलिस को अपने दिल की बात बताता है, लेकिन यहाँ पर इलिस उसे रिजेक्ट करती है और रोते हुए बताती है कि वो किसी और लड़के से ही प्यार करती है। ये सुनकर नीमो दुखी हो जाता है और गुस्से में आकर ये डिसाइड करता है कि आज रात क्लब में सबसे पहले जो लड़की उसके साथ डांस करेगी नीमो उसके साथ शादी करेगा। इसी दौरान नीमो को क्लब में जिन मिलती है और वो उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। इसके बाद हमें फिर से वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन नीमो के पास आ जाती है, मगर इस बार जिन के हाथ में नीमो की एक चिट्ठी लगती है जिसमें लिखा होता है कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए सब कुछ किया, मगर जब वो इतना सक्सेसफुल हो चुका है अब वो इस ज़िंदगी से बोर हो चुका है। उसके बाद फिर सीन बदलता है और हम 15 साल के नीमो को देखते हैं जो टेक्निकली उसकी स्टेप सिस्टर एना के प्यार में पागल है। यह बात नीमो की माँ और एना के बाप को पता चल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने का ठान लेते हैं। अब एना से बिछड़ने के बाद नीमो बहुत दुखी हो जाता है और अपने माँ से झगड़ा करके घर से निकल जाता है। अब ये नीमो बड़ा होकर एक पुल मेंटेनेंस कंपनी के लिए काम करता है। हम देख सकते हैं कि ये नीमो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, मगर वो आज भी एना से बेशुमार प्यार करता है और एक दिन उसके मिलने का इंतज़ार करता है। एना भी बड़ी हो चुकी है और वो भी नीमो को भूली नहीं है और वो भी किसी दिन नीमो से मिलने का इंतज़ार करती है। अब कहानी स्पेस वाले नीमो पर आती है। आपको ये बात क्लियर कर दूं कि स्पेस वाला नीमो बस एक नावल का पार्ट है जो अपने बाप के साथ रह रहा 15 साल का नीमो लिख रहा है। हम देख सकते हैं कि एक बड़ी सी स्पेसशिप पर कई सारे पैसेंजर्स हाइबरनेशन के फॉर्म में हैं, उनमें नीमो भी है। उस स्पेसशिप पर मुगल आजम मूवी चल रही है। स्पेसशिप मार्स के करीब पहुंच जाता है और सारे पैसेंजर्स को नींद से जगाया जाता है। अब सीन फिर से बदलता है और हम उस नीमो को देखते हैं जो बाइक एक्सीडेंट के चलते हॉस्पिटल में है। वो इलिस से रिजेक्शन मिलने के डिसीजन से रिग्रेट करता है और फिर से अब उस वक्त में पहुंचता है जब वो इलिस को अपने दिल की बात कहने वाला होता है। इस बार वो इलिस को कुछ बोलने नहीं देता और सीधा उसे किस करने लगता है। इस बार वो सक्सेसफुल हो जाता है और उसकी शादी इलिस से हो जाती है। उन दोनों के 3 बच्चे भी होते हैं, मगर फिर भी इलिस हमेशा डिप्रेस रहती है। इलिस अब भी उस दूसरे लड़के को चाहती है और नीमो के साथ रहकर वो खुश नहीं रहती। अगले सीन में हम 34 साल के नीमो को देखते हैं जो एक पुल मेंटेनेंस कंपनी में काम करता है। एक दिन अचानक उसे एना मिल जाती है और वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। एना नीमो को बताती है कि उसने इस पल के लिए बहुत इंतज़ार किया है और उसे डर है कि कहीं फिर से वो उसे कहीं खो ना दे। आगे एना नीमो को एक कागज़ पर अपना फ़ोन नंबर लिख के देती है और उसे 2 दिन बाद एक लाइट हाउस पर मिलने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त आसमान से एक बारिश की बूंद आकर उस कागज़ पर गिर जाती है और उसकी वजह से एना का फ़ोन नंबर उस कागज़ के टुकड़े से मिट जाता है। धुआंधार बारिश होने लगती है और नीमो एना को देखने की कोशिश करता है, मगर तब तक एना वहाँ से चली जा चुकी थी। अगले सीन में बुढ़ा नीमो उस रिपोर्टर को उस दिन एना को खो देने का कारण बताता है। वो बताता है कि 2 महीने पहले ब्राज़ील में एक बेरोजगार आदमी अंडा उबाल रहा था, जिसके कारण हीट की वजह से उस रूम में माइक्रो एटमॉस्फेयर तैयार हो गया, जिसके कारण वातावरण में थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस आ गया और वही 2 महीने बाद दुनिया के दूसरे कोने में धुआंधार बारिश की वजह बन गया और नीमो को फिर से एना को खोना पड़ा। उसके बाद हम 34 साल के नीमो को देखते हैं जिसने इलिस से शादी की है। इलिस की दिमागी हालत बिगड़ती रहती है और वो रोती रहती है।
आगे नीमो उस दुनिया में जाता है जहाँ पर हर एक चीज़ पर प्राइस टैग लगा होता है। नीमो को कुछ समझ नहीं आता और उसे ऊपर दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है जिसके ऊपर उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए कहा होता है। नीमो पीछे देखता है तो उसे उसी का दूसरा पॉसिबिलिटी वाला वर्जन दिखता है। नीमो उसका पीछा करता है तो उसे कुछ हेलीकॉप्टर से एक समंदर बनाते हुए दिखते हैं। वो आँख बंद करता है और याद करने की कोशिश करता है तो उसे छोटा नीमो एक थिएटर में बैठकर उसकी और इलिस की शादी होते हुए दिखता नजर आता है। इस सीन का मतलब है कि बूढ़े नीमो की याददाश्त मर्ज हो रही है। अगले सीन में हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर नीमो और इलिस की शादी के बाद उन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में नीमो अकेला बच जाता है और नीमो आगे जाकर उस साइंस फिक्शन टीवी शो का एंकर बनता है। अब यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि उस टीवी शो का एंकर जो नीमो था उसकी शादी तो एना के साथ हो गई थी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इस पॉसिबिलिटी वाले नीमो के चेहरे पर आग के कारण जलने का एक मार्क हम क्लियरली देख सकते हैं, जिसके कारण हम आसानी से उन दोनों नीमो का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। खैर, हम फिर से बुढ़े नीमो को देखते हैं। यहाँ पर वो रिपोर्टर हमारी ही तरह कंफ्यूज हो जाता है और नीमो से पूछता है कि भाई इलिस मरी भी थी या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे बच्चे भी थे और नहीं भी थे। बूढ़ा नीमो फिर से सोचने लगता है और हम 34 साल के नीमो को देखते हैं जो इलिस के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है। नीमो अपनी गाड़ी साफ करके इलिस के पास जाता है। इलिस नीमो से कहती है कि तुम हमेशा मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपनी गाड़ी के साथ रहते हो, तुम मुझसे ज़्यादा अपनी गाड़ी की परवाह करते हो। ये सुनकर नीमो अपनी कार को जला देता है और इलिस को कहता है कि अब गाड़ी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीमो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कुछ अजीब चीज़ दिखाई देती है। उसे अपनी इस लाइफ की पॉसिबिलिटी मिटते हुए दिखाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने बेड पर जीन दिखाई देती है। नीमो को कुछ समझ नहीं आता। जीन रोते हुए नीमो से कहती है कि वो हमेशा किसी और दुनिया में खोया रहता है और वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, यहाँ तक कि नीमो को उसका नाम भी नहीं पता होता। जीन नीमो को रोते हुए इसका कारण पूछती है। नीमो को उसके बगल में एक टीवी पर उसी एक्सीडेंट की न्यूज़ दिखाई देती है जिसमें इलिस की मौत हो गई थी। आगे ये नीमो अब सब कुछ चांस पर छोड़ने का निर्णय लेता है और एक सिक्के पर येस और नो लिखता है। टीवी पर एक बटरफ्लाई फिशिंग रॉड की ऐड आती है जो कि बटरफ्लाई इफेक्ट की ओर इशारा करता है। नीमो उस सिक्के को उछालता है, सिक्के का आउटकम यस होता है और नीमो वो फिशिंग रॉड लेने जाता है। ऐसा करते करते नीमो डैनियल जोन्स नाम के एक आदमी के होटल रूम में पहुंच जाता है। डैनियल कोई क्रिमिनल होता है जिसे जान से मारने के लिए कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और जब नीमो बाथटब में शांति से नहा रहा होता है तभी एक आदमी नीमो को डैनियल जोन्स समझकर उसे मार डालता है। अब ये नीमो वही है जिसे हमने स्टार्टिंग में एक बाथटब में मरते हुए देखा था। अब हम फिर से 15 साल के एक नीमो को देखते हैं जो कोमा में है। वो अपने कमरे में उसके माँ बाप की प्रेजेंस को महसूस करता है और खुशी से अपने मन में उसकी स्पेस वाली नॉवेल की कहानी आगे बढ़ाता है। उस कहानी में 34 साल का नीमो मार्स पर पहुंच चुका है। नीमो मार्स की सैर कर रहा होता है तभी वो मार्स पर इलिस की राख छोड़ देता है जैसा कि उसने इलिस से प्रॉमिस किया था। इससे हमें यह पता चलता है कि यह नीमो उस इलिस का पति है जो कि कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब फिर से सीन बदलता है और हम 34 साल की नीमो को देखते हैं जिसकी इलिस से शादी हो चुकी है और उसके 3-4 बच्चे भी हैं। इलिस का रोना अभी भी ख़त्म नहीं होता और वो नीमो को बताती है कि वो उसके साथ रहकर पछता रही है क्योंकि आज भी वो उस लड़के से बेशुमार प्यार करती है और रंडी रोना कर कर वो उस रात नीमो को छोड़कर भाग जाती है। और अब हम इलिस को छोटे नीमो की नज़रों से एक सैलून में काम करते हुए देखते हैं। यहाँ पर इलिस दिन भर उस लड़के की तस्वीर देखती हैं और उसकी यादों में खोई रहती हैं और हमें यहाँ पर टॉम क्रूज का एक छोटा सा कैमियो भी देखने को मिलता है। अगले सीन में हम 34 साल के नीमो को देखते हैं जो एक साइंस फिक्शन टीवी शो में काम करता है, मगर उसके मुंह पर जलने के निशान से हम समझते हैं कि ये वो नीमो है जिसकी वाइफ इलिस शादी के तुरंत बाद एक कार एक्सीडेंट में जलकर मर गई थी। यहाँ पर नीमो बिग क्रंच वाली थियरी के बारे में बात करता है। वो बताता है कि एक बार जो घटना हो गई हम उसे बिल्कुल भी बदल नहीं सकते क्योंकि अभी हमारा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। एक दिन जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस इस एक्सपांशन के फोर्स को काउंटर करेगी उस दिन शायद हमारा यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्शन की फेज में चला जाएगा और इसी थियरी को बिग क्रंच कहते हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तब क्या पता शायद टाइम रिवर्स हो जाएगा। शूटिंग खत्म होने के बाद नीमो उसके असिस्टेंट को पीटर के बारे में पूछता है। तब वो उसे बताती है कि पीटर 1 घंटे पहले ही चला गया है और उसने उसके शूटिंग के 3रे और 4थे टेक को रखा है। नीमो उसे बताता है कि वो प्रेफर करता है कि ये सब उसे पीटर बताए। तब वो लड़की नीमो को बताती है कि लाइफ हमेशा हमें बस एक ही टेक देती है और वो अच्छा हो या बुरा हमें उसे डील करना पड़ता है और ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे जब नीमो अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है। नीमो उस आदमी को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसी का दोस्त असिस्टेंट पीटर है। अब हमने नीमो को उसकी दूसरी रियलिटी में जहाँ पर उसकी एना से शादी हुई थी वहाँ पर उसे बिल्कुल ऐसे ही पानी में डूबकर मरते हुए देखा था। आगे नीमो पीटर के फ्यूनरल में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि एना पीटर की वाइफ है। इससे हमें ये बात क्लियर होती है कि एना चाहे जिससे मर्जी शादी कर ले उसका पानी में डूबकर मरना तय है। अब फिर से हम स्पेस वाले नीमो को देखते हैं जहाँ पर उसे एना एक स्ट्रेंजर की तरह मिलती है और वो 2092 में होने वाले बिग क्रंच का जिक्र भी करती हैं। इस सीन से हमें पता चलता है कि नीमो एना से अभी भी बेशुमार प्यार करता है और इसी वजह से अपनी नावल में वो उसका जिक्र करता है। आगे स्पेसशिप के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है और वो स्पेसशिप तबाह हो जाती है।
अब हम देखते हैं कि बुढ़े नीमो की मेमोरी एक दूसरे से कोलाइड हो रही है और डॉक्टर उसे नींद से जगने के लिए कहता है। 34 साल का नीमो उस रियलिटी में जागता है जहाँ पर हर चीज़ पर प्राइस टैग्स लगे होते हैं। नीमो को यहाँ पर हर जगह नींद से उठने के साइंस दिखते रहते हैं। आगे साल 2092 में 50% से भी ज़्यादा लोगों ने नीमो को नेचुरली मरने देने के लिए वोटिंग की है। रिपोर्टर बुढ़े नीमो को इस बारे में बताता है। नीमो उस पर जवाब देता है कि मेरी उम्र में मैं केक से ज़्यादा और कुछ डिस्कस नहीं कर सकता। मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ क्योंकि मैंने अच्छी खासी ज़िंदगी जी है। वो आगे बताता है कि ज़िंदगी बस एक खेल का मैदान है और कुछ भी नहीं, और ये बात हर स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिखनी चाहिए। अगले सीन में हम प्राइस टैग वाली दुनिया के नीमो को देखते हैं जहाँ पर उसे हर एक चीज़ किसी जगह का इशारा करती है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। इस जगह पर पहुँचने के बाद नीमो को एक डीवीडी डिस्क मिल जाती है जिसमें इस नीमो के लिए बुढ़े नीमो ने एक मैसेज छोड़ा होता है। बुढ़ा नीमो उसे बताता है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, और क्यों नहीं करता ये बात बस हमारे आर्किटेक्चर यानी वो 9 साल का छोटा बच्चा जो ट्रेन के पीछे भाग रहा है बस उसी को पता है। लेकिन बुढ़ा नीमो उसे 12 फरवरी 2092 तक जिंदा रहने के लिए कहता है। अब हम फिर से 2092 वाले बुढ़े नीमो को देखते हैं। यहाँ पर वो रिपोर्टर बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और नीमो से पूछता है कि तुमने अब तक जो भी बताया है वो सब कॉन्ट्राडिक्टरी है। तुम एक साथ एक से ज़्यादा जगह पर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो तुम्हारी इतनी सारी ज़िंदगी में से कौन सी वाली ज़िंदगी सही है। इस पर नीमो जवाब देता है और कहता है कि इनमें से हर वो जीवन सही जीवन है, हर एक रास्ता बिल्कुल सही रास्ता है। हर वो चीज़ कुछ और भी हो सकती थी और फिर भी उस चीज़ का बिल्कुल उतना ही अहम महत्व होता। आगे नीमो हंसते हुए उस पत्रकार को कहता है कि ये सब समझने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। ये सुनकर उस पत्रकार की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती है और वो पूछता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मर चुके हो और फिर भी यहाँ पर हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो क्या मरने के बाद भी जीवन है। ये बात सुनकर नीमो हंस पड़ता है और पत्रकार से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम भी एग्जिस्ट करते हो। आगे नीमो उसे बताता है कि ना तो तुम एग्जिस्ट करते हो ना ही मैं एग्जिस्ट करता हूँ। हम सब तो बस उस 9 साल के बच्चे के इमेजिनेशन में जिंदा है। हम सबको उस 9 साल के बच्चे द्वारा इमेजिन किया जा रहा है जिसके सामने एक असंभव सी चॉइस रखी गई है। और फिर हम 9 साल के नीमो को ट्रेन के पीछे दौड़ते हुए देखते हैं जिस ट्रेन में ही वो रिपोर्टर भी सफ़र कर रहा होता है। नीमो बीच में ही ट्रेन की पटरी पर रुक जाता है। यहाँ पर हमें ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि अपने माँ और बाप में से किसी एक को चुनना ये किसी भी बच्चे के जीवन का सबसे मुश्किल फैसला होता है। अब क्योंकि नीमो अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है तो वो उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को देखता है जो उसके माता और पिता में से किसी एक को चुनने के बाद पॉसिबल है। इस सिचुएशन की गंभीरता को दर्शाने के लिए आगे हमें एक बहुत ही खूबसूरत लाइन सुनने को मिलती है कि उस मुंह को चेस में जुगज्वांग कहा जाता है जब आपके पास केवल एक ही वाइबल मुंह होता है जो कि कोई भी मुंह ना करना होता है। और यह सुनने के बाद हम बुढ़े नीमो की दुनिया को ख़त्म होते हुए देखते हैं। बुढ़ा नीमो बताता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस बच्चे ने अब अपनी चॉइस बना ली है और अब उसे पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि 9 साल का नीमो अपनी माँ और बाप में से किसी को भी नहीं चुनता और वो बीच वाले रास्ते से भागने लगता है, और ऐसा करने से फ्यूचर में किसी तरह से उसे आना मिल जाती है और वो ये चॉइस करके बहुत खुश रहता है। आगे हम देखते हैं कि बुढ़ा नीमो मरते मरते आना का नाम लेता है और कहता है कि ये समय उसके जीवन का सबसे खूबसूरत पल है। और फिर हम देखते हैं कि 12 फरवरी 2092 को 5:50 पे बिग क्रंच फेनोमेना हो जाता है और जिसकी वजह से टाइम पास में ट्रैवल करने लगता है, और इसी हैप्पी नोट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? क्या आपको ये मूवी समझ आई? अगर अभी भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप अपने सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को लेकर अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जाते जाते प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसे ही और मज़ेदार कंटेंट बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँ। शुक्रिया।